Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. So in the last lecture, what we did? In the last lecture, we discussed about the two-block system on a horizontal plane. तो ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि वी आर स्टडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन आपने अगर पुराना लेक्चर देखा है, लास्ट लेक्चर देखा है, तो हमने टोटल सारी बातें की थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में, राइट? अच्छा, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टू ब्लॉक सिस्टम ऑन वर्टिकल प्लेन। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अच्छा, लेकिन इस पे पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। अगेन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टू ब्लॉक सिस्टम की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? टू ब्लॉक सिस्टम ऑन वर्टिकल प्लेन पे चलेंगे, ठीक है? चलो, अच्छा, कल के बारे में क्या क्या बात की थी कि टू ब्लॉक सिस्टम लिया हमने, क्या किया था कल? इस तरीके से टू ब्लॉक सिस्टम लिया था, है ना? कभी नीचे फोर्स लगाया था, कभी ऊपर फोर्स लगाया था, है ना? जब नीचे फोर्स लगाया था तब देखा था कि ऊपर वाले का एक्सीलरेशन कहां तक जा रहा है, वो एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो तब तक क्या है, सिस्टम साथ में मूव करेगा। अगर उस एक्सीलरेशन से ज्यादा सिस्टम का एक्सीलरेशन हो गया तब हमें दोनों को अलग अलग बॉडी ट्रीट करके सॉल्व करना पड़ता था। उसी तरीके से अगर ऊपर फोर्स लगता था तो हम लोग क्या करते थे, सिस्टम का एक्सीलरेशन इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता जब तक हम लोग साथ साथ मूव कर रहे हैं, है ना? ये सब बातें हम लोग ध्यान में रखते थे और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अच्छा, इस बार मैं क्या करने वाला हूं, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर दोनों ही ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हो, दोनों ही ब्लॉक्स पे अगर फोर्सेस लग रहे हो तो क्या होगा, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अच्छा चलो, अगर ये दोनों ही ब्लॉक पे लग रहा हो, यहाँ पे कुछ न्यू हो और यहाँ कुछ और न्यू हो, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे किया जाएगा, ये सोचने की बात है कि? अच्छा चलो, अच्छा मुझे ये बताना, अगर ये ऐसा है, देखो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया ये 1 kg का और ये ले लिया 2 kg का, ठीक है? 1 kg पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 2 kg पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ये म्यू की वैल्यू ले लेते हैं, चलो 0.2 ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली 0.1। सिर्फ म्यू लिखा है, मतलब कि स्टैटिक काइनेटिक हमने इक्वल मान लिया, ठीक है? स्टैटिक काइनेटिक हमने इक्वल मान लिया है, जो ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में, इस केस में, पर्टिकुलर केस में, अब मुझे बताना, देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, तो क्या बताना है, यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा। तो भाई यहाँ पे नॉर्मल निकालना है तो इजी सी बात है, इन सरफेसेस को पहले नाम दे दो, इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B। अगर मैं निकालना चाहता हूं कि नॉर्मल एक्टिंग ऑन A, नॉर्मल एक्टिंग ऑन A, यहाँ पे अगर नॉर्मल निकालना चाहूंगा तो 1 into 10, 1 into 10, 10 is acceleration due to gravity, that means 10 न्यूटन, है ना? वैसे ही अगर नॉर्मल में B पे निकालना चाहूंगा तो B पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, 1 plus 2 into 10, 1 plus 2 kgs into 10 meters per second square, that will be equals to 30 न्यूटन। बात समझ में आती है, नॉर्मल की बात समझ में आती है। वैसे ही अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यूज यहाँ के निकालूं, अब डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, डायरेक्शन मुझे नहीं पता है फ्रिक्शन का, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यूज तो निकाल सकता हूं ना मैं। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू एट ए निकालूंगा अगर मैं, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू ए मल्टीप्लाइड विथ एन ए, करेक्ट ना? म्यू ए की वैल्यू है 0.1, 0.1 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हो गया। इसी तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन एट डी की बात करूं मैं, so that will be mu b into nb, that is equals to 0.2 into 30। तो ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। फाइन, इतनी बात समझ में आती है ना? ये सारी बातें इसे लिख लो कहीं कि ये सारी बातें अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ सकता है, 1 न्यूटन का, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है 6 न्यूटन का, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया क्या ये वाला, ये बॉडी 1, बॉडी 2, 1 kg को 1 कह रहा हूं, 2 kg को 2 कह रहा हूं, ठीक है? अगर बॉडी 1 किस एक्सीलरेशन से भागना चाहता है, बॉडी 2 किस एक्सीलरेशन से भागना चाहता है, पहली बात तो ये। अगर हमें पता चल गया कि बॉडी 1 और बॉडी 2 का सेपरेटली एक्सीलरेशन क्या हो सकता था, उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, रिलेटिव मोशन ही तो डिसाइड करता है ना कि फ्रिक्शन कैसे, किस डायरेक्शन पे लगेगा। अगर मैंने कहा कि ये मास इस पे इस तरीके से चल रहा है, इस सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कैसे लेंगे, ये सरफेस इस मास पे
पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा और ये मास इस सरफेस पे आगे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। ये दो तरीका होता है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास दो मासेस हैं इस तरीके से, ये दो मासेस हैं, ये मास इधर की ओर मूव करना चाहता है, ये मास इधर की ओर मूव करना चाहता है, रिलेटिवली दोनों एक दूसरे से इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है अगर मैं इस मास के बारे में सोचूं, ऊपर वाले मास के बारे में सोचूं, तो इस पे फ्रिक्शन नीचे वाले मास की वजह से पीछे की ओर आएगा और नीचे वाले मास पे ऊपर वाले मास की वजह से फ्रिक्शन आगे की ओर आएगा, है ना। यही तो होता है ना, रिलेटिव डायरेक्शन चेक करना पड़ता है ना, है कि नहीं। रिलेटिवली कौन किधर मूव कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये दो मासेस हैं इस तरीके से, ये भी इधर ही मूव कर रहा है, ये भी इधर ही मूव कर रहा है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन इज मान लो 10, इसका एक्सीलरेशन इज मान लो 8। अब बताना कौन ज्यादा रफ्तार से आगे भाग रहा होगा, कौन ज्यादा रफ्तार गेन कर लेगा जल्दी। रिलेटिवली कौन तेज भाग रहा है भैया, ऊपर वाली बॉडी जल्दी भाग रही है ना, एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में मूव करेगी और नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन। फील आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे भाई इसमें क्या हो रहा है, ए जो है कि ज्यादा दूर भाग गया बी के रेस्पेक्ट में, मतलब कि अगर तुम इन दोनों का एक दूसरे के रिलेटिवली वेलोसिटी देखो तो ऊपर वाला राइट की तरफ जा रहा है, नीचे वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यही कंडीशन तो हो गया ना, तब फिर फ्रिक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, मतलब कि ऊपर वाली पे बैक साइड और नीचे वाले पे आगे की तरफ। समझ में आती बात। ये रिलेटिव एक्सीलरेशन से ही समझ में आएगा कि भैया फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जब तक तुम्हें पता नहीं है कि 1 kg का एक्सीलरेशन क्या है, 2 kg का एक्सीलरेशन क्या हो सकता था, पॉसिबली हो सकता था, तब तक तुम यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो नहीं पता कर सकते। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बात समझ में आ रही है, आ रही। अच्छा भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे FLA पॉसिबल FLA इज 1 न्यूटन और FLB पॉसिबल इज 6 न्यूटन। ये यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे जगह खाली कर लेते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये खाली कर लिया। अच्छा आओ, अब मुझे बताना कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, देखो कभी भी ना तुम्हें पता करना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता बिटवीन टू सरफेसेस, तो तुम पहले तो ये अज्यूम कर लो यार, ये अज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब बॉडी किस तरीके से मूव कर रहा है, समझ में आ रही बात। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है ये पता कर लो, और उसके बाद फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। कौन सा वाला, अरे 2 ब्लॉक्स वाला। समझ में आ रही बात। अब मान लिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी 1 के बारे में सोचो। बॉडी 1 के बारे में सोचोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लग रहा है और पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं है। अरे भाई सिर्फ यही फोर्स है, ये मास 1 kg है। अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन इसका क्या लिखा जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, करेक्ट ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अरे भाई फोर्स इज 10 न्यूटन, मास इज 1 kg, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अरे 10 का एक्सीलरेशन आ रहा है, बॉडी 1 का एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अच्छा बॉडी 2 के बारे में सोचो, 2 kg ऑफ मास, फोर्स इज 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे। अच्छा फ्रिक्शन तो हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, लेकिन नीचे वाला देखो, बिटवीन द सरफेस फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये वाला भी नेग्लेक्ट नहीं कर लेना। ये तो इस पे लग रहा है ना, सिर्फ बिटवीन द सरफेस वाला फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया है। ये वाला फ्रिक्शन कितना है, ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू FLB 6 न्यूटन, ये है 6 न्यूटन। अब तुम यहाँ का एक्सीलरेशन निकालो बॉडी 2 का, बॉडी 1 का तो 10 आया है, बॉडी 2 का 20, देखो 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई मास दैट इज 2, 20 माइनस 6 इज 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये केस कैसा बन गया, ये केस कैसा बन गया, ये 1 मास, ये 2 मास, तो ये एक्सीलरेट कर रहा है 10 से, ये एक्सीलरेट कर रहा है 7 से। तो रिलेटिवली कौन राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा, मास 1 रिलेटिवली राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन मास 1 पे लेफ्ट डायरेक्शन पे आएगा और फ्रिक्शन मास 2 पे राइट डायरेक्शन पे आएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट जैसे भी कर रहा हो, वो दैट इज द डिफरेंट केस। अब ये फ्रिक्शन हमेशा 1 न्यूटन होगा या 1 न्यूटन से कम होगा, ये सारी बातें अलग है, ये सारी बातें अलग है, लेकिन हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो पता चल गया। समझ में आती बात, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो उतार लो इसे और फिर मैं इसे रब करूं, फिर और कुछ बात करते हैं, छोटी मोटी बातें करते जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मुझे वर्टिकल ब्लॉक पढ़ने के लिए, वो सारी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि ऊपर वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा है, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा है, हो सकता है कि ऊपर वाला ज्यादा एक्सीलरेशन से मूव करे, नीचे वाला कुछ अलग एक्सीलरेशन, मतलब कि ए और बी की
बॉडी 1 और बॉडी 2 का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों ही साथ साथ मूव करें, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो है और फ्रिक्शन तो दोनों को साथ साथ बनाए रखना चाहता है ना। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों साथ साथ मूव करें। अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो हम कैसे करेंगे, एक ऐसा सा डायग्राम बनाएंगे इंटीग्रेटेड बॉडी का। इंटीग्रेटेड बॉडी डायग्राम बनाया जो जिसका मास हो जाएगा 3 kg का। अब इंटीग्रेटेड बॉडी लगा दिया है तो फोर्स भी इंटीग्रेटेड लगा लो। इंटीग्रेटेड फोर्स क्या है, 10 + 20 दैट इज 30 न्यूटन का फोर्स एज अ सिस्टम। अगर इसको ट्रीट कर रहा हूं मैं तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाइन, अब इसके बीच के फ्रिक्शन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। अगर इस टोटल को मैंने सरफेस क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया है, तो ये वाला बीच वाला फ्रिक्शन तो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो नीचे वाले फोर्स के बारे में सोचते हैं। नीचे वाला फोर्स क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 न्यूटन हो सकती है। फाइन, अगर ये एज अ सिस्टम मूव करता तो इस तरीके का कंडीशन आता और इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती, 30 - 6 डिवाइडेड बाई 3 kg, that means this is 24 divided by 3, that is equals to, tell me, 8 meters per second square। अच्छा भैया, तो अगर ये दोनों क्या एज अ सिस्टम मूव करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 8 meters per second square। समझ में आती है बात। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर ये बात तुम्हारी सही हुई है या नहीं, इसको चेक करना जरूरी हो जाएगा। देखो, अगर मैं सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा हूं, अगर मैंने मान लिया कि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तब तो भैया एक्सेलरेशन इतनी आ रही है, फाइन है, फाइन। अब मैं जरा इसे चेक करूं कि ये बात मैंने जो सोची है ये सही है कि नहीं सोची है। क्या ये सच में दोनों साथ में मूव कर सकते हैं भी कि नहीं कर सकते हैं, इस एक्सेलरेशन के साथ क्या ये दोनों सच में एक साथ मूव कर सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। इसे कैसे जानोगे, अब दोनों ही बॉडी को तुम क्या कर लो, तोड़ लो। इसे क्या कर लिया, 1 kg वाले को ऐसे बना लिया और ये है कौन सा, 10 न्यूटन का फोर्स और पीछे वाला फ्रिक्शन क्या है, F है। इसकी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पता है 1 न्यूटन, लेकिन ये अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है ये हमें नहीं पता है। समझ में आती बात नहीं आती। अच्छा, ये 10 न्यूटन है, ये F है और इस अगर दोनों साथ साथ मूव करते तो उनका एक्सीलरेशन क्या होता, 8 होता। अगर दोनों साथ साथ मूव करते तो एक्सीलरेशन उनका होता कितना, 8 meters per second स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता। अब इस चीज को यूज करके मैं F निकाल लेता हूं, चलो निकालो। 10 minus F, ऐसे लिखा जाएगा ना, 10 minus F, that will be equals to mass into acceleration, करेक्ट। तो F क्या आ गया, F इधर ले लो, 10 minus 8, 10 minus 8, that is equals to F की वैल्यू कितनी आ गई, 2। F की वैल्यू आ गई 2, 2 मतलब 2 न्यूटन होगा, है ना, न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, F की वैल्यू 2 न्यूटन आ गई। एक्चुअली में पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल F क्या है, 1 न्यूटन है। तो क्या ये साथ साथ मूव कर रहे होंगे, ये हमारा कंडीशन जो हमने सोचा था, ये जो हमने सोचा था ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया भैया। समझ में आ रही बात, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी भैया 1 न्यूटन तक ये बीच में फ्रिक्शन दे सकता है, 1 न्यूटन से तो ज्यादा दे ही नहीं सकता ना। अगर 1 न्यूटन से ज्यादा नहीं दे सकता है तो भाई तुम कैसे कह सकते हो कि ये साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन अगर साथ साथ मूव करते तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग रहा होता, लेकिन 2 न्यूटन तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसे देने की। समझ में आती है बात, मतलब कि ये वाली बात हमारी गलत हो गई। मतलब कि ये दोनों बॉडी सेपरेटली मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो उसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही दोनों एक दूसरे के रिलेशन में मूव करने लगे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक। ठीक है, एक ही फ्रिक्शन अगर दिया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा। तब तो फिर सीधी सी बात हो गई भाई, ये हो गया हमारा 10 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया हमारा 1 न्यूटन का फोर्स, ये मास 1 kg है। तो एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी अगर मुझे निकालना है तो 10 - 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 9 meters per second स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से बॉडी 1 मूव कर रहा होगा। अच्छा, अगर ये 1 न्यूटन है तो नीचे वाली बॉडी पे कैसा लग रहा होगा, 1 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, सामने तो 20 न्यूटन, कितना है 20 न्यूटन ऑलरेडी लग रहा है, पीछे की ओर 6 न्यूटन लग सकता है, क्योंकि यार बॉडी तो एक्सीलरेट करी तो 6 न्यूटन पूरा का पूरा लगेगा, और 2 है। और हमने क्या कर लिया, फिर इसके बाद एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो क्या कर लो, फोर्स मींस 20 + 1 - 6, समझ में आ रही है बात, डिवाइडेड बाई मास दैट इज 2। तो 20 + 1 - 6 इज 26 माइनस, सॉरी 20 + 1 21 - 6 इज 15, 15 divided by 2 that is equals to 7.5 meters per second square। दोनों की एक्सीलरेशन क्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी और कुछ इस तरीके से होगी। समझ में आती है बात, डबल
अगर दोनों ही बॉडी पे फोर्स लग रहा हो तो हमें क्या क्या करना है, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, फटाफट ध्यान से सुन लो। देखो अगर दोनों ही बॉडी पे फोर्स लग रहा हो तो यहाँ बीच में फ्रिक्शन आएगा, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा वो पता करने के लिए हमें सेपरेटली दोनों का एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके। इस फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके दोनों का एक्सीलरेशन निकाला, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा आया, दैट मींस कि ये आगे बढ़ना चाहेगा इसके रेस्पेक्ट में, दैट मींस कि उसके हिसाब से हम लोग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं कि 1 kg पे पीछे की ओर फ्रिक्शन आएगा, 2 kg पे आगे की ओर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं। अब अगर मैंने सोच लिया कि ये दोनों ही बॉडी अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो एक सिस्टम मान लो, बाहर की ओर फोर्स लगा लो, इक्विवेलेंट फोर्स, और बीच के फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो, और यहाँ ये वाला एक फोर्स आ गया 6 न्यूटन का। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सेलरेशन होना चाहिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही बॉडी का। लेकिन अगर मैं पहली बॉडी पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा के फ्रिक्शन निकालना चाहूं तो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 2 न्यूटन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यार। पहली बॉडी पे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 1 न्यूटन का आ सकता है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। अगर ये नहीं आ सकता, इट मींस कि ये दोनों बॉडी एक साथ नहीं मूव कर रहे होंगे। अगर एक साथ नहीं मूव कर रहे हैं तो सेपरेटली ले आ जाओ, सेपरेट देख लो। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे की ओर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 1 न्यूटन हो सकता है, क्योंकि अब तो यार काइनेटिक कंडीशन है ना, दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं। जब कह दिया तो काइनेटिक कंडीशन आ गया। काइनेटिक कंडीशन मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन लगा ली तो 10 - 1 इज 9, 9 by 1 इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 1 का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 के बारे में सोचो तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा, और 20 तो लग ही रहा था बाहरी, और 6 न्यूटन ये ग्राउंड के साथ जो था उसके कारण 6 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो 21 - 6 इज 15, 15 डिवाइडेड बाय मास इज 7.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन बॉडी 2 का आ गया। तो ये टोटल बातें समझ में आ गई। देखो कल तक तो हमने किसी एक पे फोर्स लगाया था और दूसरे के बारे में जाना था। किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाया था ना, कभी ऊपर लगाया था, कभी नीचे लगाया था, वो सारे केसेस पढ़े थे। यहाँ पे अब हमने देख लिया कि दोनों पे अगर फोर्स लग रहा हो तब क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो अब थोड़ा सा वर्टिकल पे जाते हैं। ये बनाने, ये सीखने के पीछे भी रीजन है, वो वर्टिकल में समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा इसे ट्राई करो। देखो 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, 1 kg और 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है एक दूसरे के साथ, और वर्टिकल सरफेस पे 2 kg टच्ड है। तो सरफेस और 2 kg के साथ जो फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेसेस दैट इज 0.2 and the another friction between the blocks is 0.1. You need to find out whether the two blocks are going to be moving along, means with the same acceleration or with different accelerations. Okay, just try it, stop the video and try it, and now I'm going to start. चलो अच्छा, हाँ तो हमारा क्या तरीका क्या होता है यहाँ पे? तरीका अपना ये है, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि what are the limiting frictions. लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लेते हैं। पहले तो चलो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस सरफेस को नाम दे दिया ए, इस सरफेस को नाम दे दिया बी, ठीक है। अब व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए, कैसे निकालोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए मतलब कि नॉर्मल एट ए पता करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए निकालना है मुझे, तो मैंने लिख दिया म्यू एट ए इनटू नॉर्मल एट ए। सो म्यू एट ए इज 0.2 मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल एट ए इज 30 न्यूटन, so that will be equals to 6 न्यूटन। फाइन। सिमिलरली व्हाट विल बी FLB। FLB के बारे में अगर मैं सोचूं तो B पे फ्रिक्शन तो 0.1 है, मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल तो फिर 30 ही होगा ना यार। इन दोनों का वेट तो इस पे नॉर्मल क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर लग रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया 3 न्यूटन। फाइन। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 3 न्यूटन लग सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग सकता है। फाइन। अच्छा यहाँ पे ये नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा ये कौन सा होगा? 20 न्यूटन का होगा। ये वाला फोर्स कौन सा होगा? 10 न्यूटन का होगा, है ना। आधी बात समझ में नहीं आती? अच्छा अब अगर मुझे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट ऑन ब्लॉक 1 एंड ऑन ब्लॉक 2, दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन का होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्या 1 पे ऊपर की ओर एक्सीलरेशन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? वो निकालने के लिए मुझे रिलेटिव मोशन पता करना पड़ेगा 1 और 2 का। तो क्या करना है कि मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दूं, फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स को नेग्लेक्ट करूं, और दोनों का सेपरेटली एक्सीलरेशन निकालता हूं। जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा वो रिलेटिवली नीचे जाना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अच्छा चलो तो देखो ध्यान से, ये 2 kg का मास बनाया मैंने, इस पे नीचे की ओर फोर्स लगता है 20, ऊपर की ओर फोर्स लगता है द लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज 6 न्यूटन। तो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी विल बी 20 - 6 इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज 2, दैट विल बी 10।
14/2 इज 7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फाइन। वैसे ही अगर मैं मास 1 का निकालता हूं तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 10, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं है, ये वाले फ्रिक्शन को तो हमें नेगलेक्ट करना है, तो ये हो गया 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? एक्सीलरेशन मास 1 का ज्यादा है। अगर एक्सीलरेशन मास 1 का ज्यादा है मतलब कि 1 रिलेटिवली तेजी से नीचे आएगा। देखो दोनों नीचे आ रहे हैं लेकिन 1 तेजी से नीचे आएगा। अगर 1 तेजी से नीचे आ रहा है तो रिलेटिवली देखोगे तो 1 नीचे जा रहा है और 2 ऊपर की ओर जा रहा है। करेक्ट ना? रिलेटिवली 1 नीचे आ रहा है और 2 ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है कि 1 नीचे आ रहा है तो 1 पे फ्रिक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर लग जाएगा और 2 पे फ्रिक्शन क्या होगा? नीचे की ओर लग जाएगा। समझ में आती है बात? अब ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग से ज्यादा कम होगा या लिमिटिंग के बराबर होगा, दैट इज द अनदर केस, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा, अब इसके बाद एज पर दी सीक्वेंस में जाना है। FLA FLB निकाल लो, रिलेटिवली एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए उस हिसाब से हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक ही सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम मान लो, इसे क्या कर लो, एक सिंगल सिस्टम मान लो 3 kg का, इस पे टोटल फोर्स क्या आ रहा है 20 + 10 दैट इज 30, है ना? 30 न्यूटन का फोर्स नीचे आ रहा है और एक ऊपर की ओर फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज 6 न्यूटन का। अगर ये ऐसा मैं मान रहा हूँ, सिंगल सिस्टम मानता हूँ, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा 30 - 6 डिवाइडेड बाई 3। 30 का फोर्स माइनस 6 फोर्स डिवाइडेड बाई 3। ये लिखना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे फोर्स बाई मास ही कर रहा हूँ यार, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। तो फोर्स क्या है 30 - 6, करेक्ट ना? और मास क्या है 3 kg। तो 30 - 6 इज 24, 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन आता है अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन क्या सच में दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे या नहीं, इसे कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, अगर ये जो हमने एक्सीलरेशन निकाला है, इस एक्सीलरेशन से किसी एक मास पे मैं फ्रिक्शन निकाल लेता हूं और वो फ्रिक्शन लिमिटिंग के अंदर है, अगर ये है ना बी कहां, इस लिमिटिंग के अंदर है, तब तो हमने जो किया है वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो चलो आ जाओ, कोई एक मास पकड़ो, कोई एक मास पकड़ो, 1 kg को पकड़ लो। 1 kg को पकड़ लिया, नीचे की ओर फोर्स आता है 10 न्यूटन का, ऊपर की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। एक्सीलरेशन जैसा हमने निकाला है, साथ साथ अगर मूव करता है तो एक्सीलरेशन होता है 8 का, करेक्ट है ना? 8 का एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे फोर्स लिखा जाएगा, सॉरी 8 विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्सेस 10 - F डिवाइडेड बाई मास इज 1। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 10, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 10 - 8 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अच्छा, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एक्चुअली पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल इज 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का लग रहा है। लग सकता है नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है यार। तो दिस केस इज पॉसिबल। पॉसिबल है अगर, तो हमने जो सोचा था कि दोनों मासेस साथ में मूव करेंगे वो बिल्कुल सही है, दोनों मासेस साथ में मूव करेंगे। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू ना 3 से ज्यादा आ जाती ना, तब हम समझ जाते कि भैया साथ में तो मूव नहीं कर रहे, ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेके बनाए थे ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल पे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पे हम इस केस को देखो, फटाफट उतार लो यार, जल्दी वीडियो पॉज करो, उतारो और मैं फटाफट तुम्हें बताता हूँ। चलो हाँ देखो, इसे अगर हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट करना होगा ना, तो क्या होगा, ऐसे करके ये सरफेस बना लिया अपन ने, ये 2 kg का ब्लॉक ले लिया और ये 1 kg का ब्लॉक ले लिया। अब 1 kg पे फोर्स कितना आ रहा है 10 न्यूटन का आ रहा है, 2 kg पे कितना आ रहा है 20 न्यूटन का आ रहा है। ये पीछे की ओर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है 6 न्यूटन का आ रहा है। अब ये मत करना कि इन दोनों को तुमने नीचे गिरा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेके ऐसे बना रहे हो। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को भूल जाओ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के हिसाब से अपन ने मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है ना 3 न्यूटन और FLA इज 6 न्यूटन। ये अब इसका यूज करके तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आती है। एक सिस्टम मानो तो कैसे करोगे, ऐसे कर लो, इधर कितना आ रहा है 30, इधर कितना आ रहा है 6, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 30 - 6 डिवाइडेड बाई 3 kg दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ऐसे भी आ सकता है। अब तुम्हें जिस पे सिंबल बन जाए यार, अगर ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर इसको लिटा लो, हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उतार लो इसे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, सो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस problem. Again, what you have to do, you have to find out whether the 2 blocks are going to move as a single system or they will be having different acceleration that you have to find out. Understand? Same thing you have to do again. Okay, fine. So then let us check.
तो कितने लोग कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम सेम होगा और दोनों ब्लॉक एक साथ घूम जाएंगे नीचे की ओर। और क्या एक्सेलरेशन होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। क्या जी की वैल्यू ले लो, जी की वैल्यू क्या ले लो, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पे म्यू क्या है, देखो ये वाला म्यू 0 दिया है, ये वाला म्यू 0.2 दिया है, मींस दिस वन इज स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस, फाइन। तो अच्छा अब इसे उस वाले मेथड से बना लीजिए ऐसे टिल्ट करके। अच्छा टिल्ट करने से पहले ये सोचना, टिल्ट करने से पहले ये सोचना कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा होगा अगर, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करोगे, दोनों ब्लॉक्स को बिना फ्रिक्शन के बना लो और दोनों का एक्सीलरेशन निकालो। अगर मैंने इस ब्लॉक को बनाया, ये 2 kg ब्लॉक, ये 1 kg ब्लॉक बना लिया, ठीक है 1 kg ब्लॉक। अच्छा 2 kg ब्लॉक में नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 20 का, 1 kg ब्लॉक में नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 10 का, और ये वाले फोर्स को तो जरूरत नहीं है ना, ये वाले 30 की जरूरत है क्या, 30 की जरूरत है क्या, अरे नहीं है ना भैया, जरूरत है क्या, इस डायरेक्शन में हमें एक्सीलरेशन पता करना है तो 30 की जरूरत नहीं, और फ्रिक्शन की तो जरूरत ऑलरेडी है ही है ना, क्योंकि फ्रिक्शन को रिमूव करके ही हम एक्सीलरेशन पता करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर दोनों का रिलेटिव मोशन पता करते हैं, उस हिसाब से हम फ्रिक्शन को डायरेक्शन देते हैं। फाइन, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा मुझे बताना, 20 इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। एक्सीलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स इज 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, दोनों का ही एक्सीलरेशन क्या आता है, सेम आता है। अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम, अच्छा यहाँ पे हमने फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया, यहाँ वाला फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया, 2 kg पे यहाँ वाला फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया, स्मूथ सरफेस है भैया, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0। दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 2 एक्सीलरेशन इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 एक्सीलरेशन इज 10। दोनों का ही एक्सीलरेशन 10 होने वाला है, अगर दोनों का एक्सीलरेशन 10 है तो फ्रिक्शन कोई भी नहीं आएगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, तो चलो इसको बदल दो, इसको बदल दो इधर वाले पे, ऐसे कर लिया, ये एक मास बना दिया 2 kg का, ये एक मास बना दिया 1 kg का, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10। अरे भैया ना, अरे भैया यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहाँ पे क्या 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसमें क्या सोचने की बात है, 20 और 10 का फोर्स आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन से, देखो ये तो हमने निकाला कि फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा, नहीं आया, अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फोर्स इज 20 plus 10 divided by mass 2 plus 1 is 3, that is equals to 30 divided by 3, that will be acceleration will be equals to 10 meters per second square. Acceleration of the system will be 10 meters per second square। ये तो बहुत ही आसान हो गया यार, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया था ना। इसे ये फॉर्मूला जब हमने लिखा है तो इसे एज अ सिंगल सिस्टम ट्रीट किया है। ये 3 kg का है, यहाँ पे 30 का मास आ रहा है और बस दैट्स इट, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, और कुछ बताऊं, और कुछ बताया जाए, चलो फ्रिक्शन लेके एक आध सवाल करते हैं, फ्रिक्शन लेके भी एक आध सवाल कर लेते हैं ना, क्यों, ठीक है, उतार ले इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे दिख रहा है, देखो इस बार 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फाइन, 1 kg 2 kg मासेस हैं और फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स वगैरह देख लो। देखो दोनों सरफेस के बीच में 0.2, दोनों ब्लॉक के बीच में 0.2, ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.5 का है, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले जो मेथड है वो फॉलो करो, पहले तो दोनों का सेपरेट एक्सीलरेशन निकालो विदाउट कंसीडरिंग दी फ्रिक्शन, और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है उसमें ऊपर की ओर फ्रिक्शन आएगा, जिसका एक्सीलरेशन कम है उसमें फ्रिक्शन नीचे की ओर आएगा। फिर उसके बाद दोनों को सेम एज अ सिंगल सिस्टम ट्रीट करके फिर एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन से अगेन फ्रिक्शन निकालना है और देखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कहीं आगे तो नहीं जा रही है। यही तो हमारा मेथड था ना। तो चलो पहले 2 kg का मास ले लिया, 2 kg के मास में नीचे की ओर फोर्स कितना है 20 का, ऊपर की ओर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा देखो 60 है, तो नॉर्मल यहाँ पे 60 हो गया, 60 इंटू 0.5, 60 इंटू 0.5 इज 30 न्यूटन। देखो तो ये क्या हो रहा है जरा, 20 न्यूटन का फोर्स नीचे और फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन का। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि भैया 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा हो और 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा हो? इज इट पॉसिबल? क्या ये मूव कर रहा होगा ये बॉडी? क्या ये बॉडी मूव कर रही होगी? भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना तो आई नहीं है। अगर नीचे की ओर 20 का फोर्स है
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। बाकी सब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन लगेगा 20 का। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। अगर नीचे की ओर 20 का ही फोर्स आ रहा है तो ऊपर की ओर 20 का आएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन। और दूसरे वाले के बारे में सोचो, 1 kg मास, 1 kg मास के बारे में सोचो, ये तो 10 है ना, ये नीचे की ओर 10 है फोर्स, इसका एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये वाली बॉडी एक्सेलरेट करनी चाहिए विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब फ्रिक्शन के बारे में सोच लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, फ्रिक्शन के बारे में सोच लेते हैं। अब फ्रिक्शन के बारे में सोचना है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होने वाला है, ये बॉडी नीचे मूव कर रही है तो इसकी फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, इसकी फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। ये फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होंगे, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ये सब पता करना है। अच्छा, अगेन फिर से इधर आओ, देखो इस बार ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एक सिस्टम ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट कर रहा है, 3 kg का मास हो गया ये, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 30 का लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 30 ही तो है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, 30 माइनस 30, देखो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई मास इज 3, दैट इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो तब तक तो दोनों साथ में हैं, और उसके बाद दोनों साथ में नहीं रहेंगे। एक्सीलरेशन चेंज मतलब दोनों साथ में नहीं रहेंगे। समझ में आती बात नहीं आती, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि देखो तुम अगर ध्यान से देखो ना, अगर जब हमने इसे होल सिस्टम की तरफ जब ट्रीट किया है, एज अ सिस्टम की तरह जब ट्रीट किया है, तब क्या हो रहा है, 30 न्यूटन होके ये सिस्टम एज अ सिस्टम तो ये रेस्ट पे रहना चाहता है, एज अ सिस्टम तो ये रेस्ट पे रहना चाहता है, मतलब कि ये वाली बॉडी तो नहीं मूव करेगी। और वैसे ही अगर अब आप इसे अगर अलग अलग सिस्टम में तोड़ो, अब अलग अलग सिस्टम पे तोड़ के देखो जरा, देखो ये वाला हो गया, इसको देखोगे तो ये ऊपर 1 kg वाले पे देखो, ये हो गया 60 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन नहीं, कितना 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, और ये नीचे की ओर फ्रिक्शन वैल्यू आ गई, ये भी फ्रिक्शन वैल्यू आ गई। अच्छा, वैसे ही इसके बारे में सोचो, 2 kg का मास, 2 kg के मास पे क्या है, ये 20 न्यूटन है। अगर ये 20 न्यूटन है और प्लस एक फ्रिक्शन वैल्यू है, प्लस एक फ्रिक्शन वैल्यू है, और पीछे की ओर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती थी ना, यहाँ पे देखो 60 इंटू 0.5 30 हो सकती थी। इस फ्रिक्शन की, यहाँ वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, FLB अगर लिख दो, इसे FLA लिख दो, है ना, ये वाला FLA और FLB मुझे बताना क्या क्या होगा। FLA इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 30, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू 60 इंटू 0.2 12 न्यूटन का हो सकता है। समझ में आ रही बात, 12 न्यूटन का हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलो, अगर देखो यहाँ पे 10 है फोर्स, 10 है आउटर फोर्स, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। तो क्या ये 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई मैक्सिमम 12 तक जा सकता है तो 10 तो हो ही सकता है ना, और 10 जैसे ही हो गया, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे लिख दे रहे हो सर, अरे 10 माइनस 10 0 नहीं हो गया, जब दोनों ही फोर्स, नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो गया, 0 हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जब, भैया समझ में आ रही नहीं आने बात। वैसे ही इस पे देख लो, ये हो गया 20, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लिमिटिंग तो ज्यादा है, 12 तक है, लेकिन 10 पे जाके रुक जाएगा। ये 30 इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। समझ में आ रही बात, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा है। तो इस केस में भैया तुम पहले तो पूरा सिस्टम को एज अ सिस्टम ट्रीट कर लो ना, तो एक में समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, ये तो नहीं मूव करने वाला। फिर सेपरेट ले लो, बीच वाले का मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां तक जा सकता है, अगर उससे ज्यादा का फोर्स नहीं है तो फिर तो ये रोक लेगा। समझ में आ रही है, ये तो सिस्टम ही मूव नहीं करने वाला यार, यहाँ तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। ये 60 न्यूटन, ये 0.5 30 यहाँ पे आ गया, और टोटल नीचे 30 लग रहा है, नीचे 30 ऊपर 30, सिस्टम मूव करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। सर क्या क्या बता रहे हो, अलग अलग केसेस बताते जा रहे हो। अलग अलग केसेस नहीं बताऊंगा तो क्या मतलब, सेम केस पे अगर 5 क्वेश्चन करेंगे तो क्या फायदा। तो पहले हमने केस किया जिसपे मूव कर रहा होगा, दोनों पे फ्रिक्शन लेके मूव कराया था, ठीक है, पहला वो केस था जिसमें दोनों का एक्सीलरेशन साथ में था, फाइन। दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 कर दिया, तो दोनों ही एक्सीलरेशन जी के साथ नीचे गिर रहे थे 10 से, है ना। अब मैंने क्या कर दिया कि ऐसा फोर्स लगा दिया कि ये पूरा सिस्टम मूव ही ना करे, मतलब ये फ्रिक्शन, ये आउटर वाला फ्रिक्शन जो ना FLA से FLA ही सीधा इतना आ गया कि नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो गया, और ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। तो 3 ऐसे डिफरेंट केसेस हमने ले लिए और तीनों को समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो तुम्हें बेसिकली तो ना, इस पे अगर तुम हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना,
तो वो आसान बन जाएगा तुम्हारे लिए, समझना आसान बन जाएगा। समझ में आती है बात? अच्छा, एक और क्वेश्चन मन की संतुष्टि के लिए करोगे क्या? मन की संतुष्टि के लिए एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो आगे फटाफट एकदम देख लेंगे, फटाफट एकदम देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे फोर्स बस बदल देते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यूज बदल देते हैं। यहाँ पे ले लिया फ्रिक्शन की वैल्यू ले ली 0.1, यहाँ पे ले ली 0.2 ले ली, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे ऐसे ले ली। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपने से सोच लेना, अभी ऐसे मत बना लेना ईगल। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपने से सोच लेना, बाकी डायग्राम ले लो और फटाफट सॉल्व करो। हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा है? हो रहा है सॉल्व कि नहीं हो रहा है? चलो आ जाओ, मैं करता हूँ। करूँ मैं? करूँ? चलो आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे एफ एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एल, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया। एफ एल ए की वैल्यू कितनी हुई जल्दी बताना? 10 इंटू 0.2 दैट इज 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। एफ एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, एफ एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 0.1 1 न्यूटन। फाइन। अच्छा, अब एक्सीलरेशन सेपरेट निकालना है। अगर तो 2 kg बना लो, नीचे की ओर क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन हो गया। ऊपर की ओर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन है अगर मूव कर रहा होगा तो। दैट मींस कि अगर एक्सीलरेशन मुझे निकालना हुआ तो 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे लिख लेते हो ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आएगा? देखो, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ये तो नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा होगा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज 20, अपोजिट है तो 2 माइनस में आ गया। 20 माइनस 2 ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास दैट विल बी एक्सीलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू 18/2 इज 9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से अगर तुम 1 kg का बनाओ तो ये हो गया 10, और कोई फोर्स आ नहीं है, नेगलेक्ट करना है ना, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करके ही फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं, है ना। तो वैसे ये क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 1 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली बॉडी तो नीचे की और तेजी से जाने वाली है, तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन हमने लिया था वो सही है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो हमने लिया था वो सही है, ठीक है। अब क्या अज्यूम कर लो कि दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है। अगर दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है ऐसा अज्यूम करोगे तो एक ही सिंपल ब्लॉक बना लो 3 kg का, और नीचे की ओर फोर्स क्या हो गया? 30 न्यूटन का, और ऊपर की ओर फोर्स क्या हो गया? 2 न्यूटन का। तो एक्सीलरेशन साथ साथ का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 30 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 28/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आता है साथ का। अब इसी को चेक कर लेते हैं किसी एक बॉडी पे एक्सीलरेशन सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 1 kg ले लिया, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 28 डिवाइडेड बाई 3, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। अब ये जो फ्रिक्शन हम निकालेंगे, ये फ्रिक्शन 1 न्यूटन से कम है तब तो बात बन गई, अगर 1 न्यूटन से ज्यादा है तब तो भैया दोनों अलग अलग मूव करने वाले। अच्छा, तो ये वाली बात हो गई। तो अब फिर से कैसे लिखा जाएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फिर कैसे लिखते हैं? एक्सीलरेशन इज 28/3 लिख दिया, और फोर्स कितना है? फोर्स देखोगे तो 10 माइनस एफ डिवाइडेड बाई मास इज 1 kg। समझ में आती है बात? तो फ्रिक्शन फोर्स को कैसे लिखा जाएगा? 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे सॉल्व करने पे 30 माइनस 28 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 2/3 न्यूटन। क्या ये लेस देन 1 न्यूटन है? हाँ भाई, ये लेस देन 1 न्यूटन है। दैट मींस कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और साथ साथ मूव करेंगे, एक्सीलरेशन होगा 28/3। समझ में आ गई बात? इजी है यार, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बहुत इजी है। सीक्वेंस क्या है? अगेन फिर से एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि इसका एक्सीलरेशन विदाउट दिस फ्रिक्शन क्या होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन लेना है, ये वाला फ्रिक्शन अगर नहीं है तो फिर इस पे फोर्सेस, ये वाला फोर्स लगा और ये वाला फ्रिक्शन लगा, तब इसका एक्सीलरेशन निकालिए, इसका एक्सीलरेशन सेपरेट निकालिए। जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा आ गया वो बॉडी रिलेटिवली नीचे जाने वाली है, तो उस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, अदर बॉडी पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। ये बात हो गई। अब दोनों को एज अ सिस्टम ट्रीट करके एक एक्सीलरेशन निकालो। अब जो एक्सीलरेशन आता है उसे किसी एक बॉडी पे लगा लो। अब एक मास पे लगा लिया, एक मास पे ये एक्सीलरेशन लगा लिया यहाँ का, और F निकाल लिया। F की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है। अगर ये क्रॉस कर रहा होता तो फिर तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले थे, तब दोनों अलग अलग चलते, तब फिर और कुछ गणित लगाया जाता। लेकिन अभी क्या है, अगर साथ साथ चल रहे हैं तब तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू भी सही है, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी सही है। जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही है। समझ में आती है बात? आ रही है बात समझ में? चलो एक होमवर्क ले लो फटाफट। होमवर्क है इस तरीके से,
ये फोर्स हो गया 100 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू 0.1 ले लो, है ना। यहाँ का म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 ले लो, ठीक है। ये 2 kg का मास है, ये 3 kg का मास है। अब तुम्हें बताना है क्या दोनों साथ साथ मूव करेंगे। अगर साथ साथ मूव नहीं करेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, साथ साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा नहीं? तो ये क्लास अब यहाँ से खत्म होती, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, चलो यार मजा आया पढ़ने में ना। और 2 ब्लॉक सिस्टम का और HC वर्मा की क्वेश्चन भी कर लेना यार उसमें, है ना। अब कल क्या करते हैं ना, कल हम लोग करेंगे पुली मास सिस्टम। क्या पढ़ेंगे कल? पुली मास सिस्टम पढ़ेंगे। तो पुली मास सिस्टम पढ़ने से पहले मुझे बता दूं कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले यू शुड बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इन पुली मास सिस्टम। समझ में आ रही है? कंस्ट्रेंट मोशन इन पुली मास सिस्टम देख लेना, एक पुराना लेक्चर है, उसे थोड़ा सा ढंग से देख के आना कैसे कंस्ट्रेंट मोशन लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, ये सब। हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन पता है अगर तुम्हें, तो फिर हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट का यूज यूटिलाइजेशन पुली मास सिस्टम में होता ही होता है। जब भी पुली मास सिस्टम आएगा ना, कंस्ट्रेंट्स का यूज तो होना ही है। तो कंस्ट्रेंट का यूज अगर होना है तो वो चीज हमको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले लेक्चर में आने से पहले एक बार कंस्ट्रेंट मोशन देख लेना, और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मुझे अच्छे से आता है तब तो इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखो अपना, घर वालों का भी ध्यान रखो, और या चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और दोस्तों को भी बताओ, और बढ़िया से रहो, मस्ती करो, खूब पानी पियो। ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत पास आ रहा है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पुली मास सिस्टम के बारे में फ्रिक्शन का पढ़ेंगे। शायद वो लास्ट चैप्टर देखते हैं, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक अगर बचे होंगे तो वो मैं कवर करा दूंगा, और नहीं तो वो मे बी श्योर नहीं हूं मैं, मे बी वो फ्रिक्शन का लास्ट चैप्टर हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।